जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर, टारगेट है मेरा बिहार मद्य निषेध और बिहार पुलिस भी, क्योंकि पिछली बार कुछ कारणों से मेरा नहीं हो पाया। तो जिनका भी बिहार पुलिस हो, बिहार मद्य निषेध मतलब टारगेट है, ठीक है, इस सीरीज को आपको फॉलो करना है। आपका मिनिमम एवरेज क्वेश्चन 25 आपके साइंस के आने वाले हैं, और मैं आपको इंश्योर करता हूं आज इस पहले क्लास में कि सिर्फ अगर आप इस PYQ एनालिसिस को आप देख लेते हो, आप अमोंग दी टॉपर रहोगे अगर मार्क्स का बात किया जाए तो, ठीक है। अगर एक चीज मैं और बता देता हूं, जो हमारे साथ जुड़ के मद्य निषेध और बिहार पुलिस चाहे एक्साइज ऐसा ही हो उसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं, नीचे हमने लिंक दे दिया है जिसमें आपको रूटीन दिया जाता है, वीडियो दिया जाता है, PDF दिया जाता है और उसी हिसाब से उसका टेस्ट लिया जाता है। साइंस का बेहतरीन तरीके से आपको PYQ को इस तरीके से उसमें भी एनालिसिस करवा के PDF डाल दिया जा रहा है एकदम, ठीक है, ताकि आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम ना हो। साइंस में NCERT हम लोग अलग कर रहे हैं, जिसमें कि हमने फिजिक्स का हो, बायोलॉजी का हो, केमिस्ट्री का हो, सब चीज को हम लोग लेके चल रहे हैं कि स्पेशली उनके लिए है जो वो टारगेट कर रहे हैं कि सर मुझे आपके साथ जुड़ के करना है और इस बार किस तरीके से हम प्रिपेयर करें कि मेरा फाइनल हो जाए। तो उसके लिए आपका यह है कंसाइजली एंड कंसेप्चुअली, लिंक नीचे है। कम से कम आप नंबर से जुड़ के स्टेटस के क्वेश्चंस आप जरूर दिखे जो आपके व्हाट्सएप पे लगते हैं। खुद आज भी मैंने एक NCERT क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चंस डाला है स्टेटस में, उसको आप जरूर फॉलो करें, लिंक नीचे है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, अभी आपका 1275 मेंस में भी आया हुआ, प्री में भी 1275 बोल रहा हूं, 1799 प्री में भी आया हुआ था। आपका जो बिहार पुलिस जो हुआ था इससे पहले वाला वैकेंसी उसमें भी, अभी जो गया है एग्जाम उसमें भी, सब में ये क्वेश्चन आया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से आप पढ़ते हुए चलिएगा जो भी चीज मैं आपको बता रहा हूं। और चैनल पे अगर नए हो आप, ठीक है, बस सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा के एक भी वीडियो मिस ना करें, ठीक है। काफी समय निकल गया, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट स्टेम इज मेनली ड्यू टू, पौधों के तनों में लचीलापन मुख्य किस ऊतक के कारण होता है। ये जो क्वेश्चन जो है ये है आपका कहां से, प्लांट टिश्यू से, डेट मीन्स प्लांट टिश्यू मतलब आपका पादप ऊतक से। यहां से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जितने क्वेश्चंस पिछले 2 वैकेंसी में पूछे गए वो सब हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है प्लांट में जो लचीलापन है, ये 1799 में भी अभी आया हुआ था, ठीक है, वो किस ऊतक के कारण होता है। तो आपको याद रखना है वो होता है आपका कोलेन काइमा का, ठीक है। इसको शॉर्ट्स भी बना के हमने सिखाया था। तो जब भी हम लोग लचीलापन का बात करें, जब भी हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी का बात करें, जैसे हवा चलता है तो पूरी तरीके से बेंड हो जाता है, फिर से पैर खड़ा हो जाता है, तो किस ऊतक के कारण उसको फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, तो आपको बोलना है कोलेन काइमा, कोलेन काइमा, कोलेन काइमा, फ्लेक्सिबिलिटी। तो पहला आपने समझा। और जिस तरीके से देखो, एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जितने क्वेश्चन से मैं कनेक्ट करूंगा आप समझ पाओगे कि एक क्वेश्चन से कि जितने भी पिछले सालों में जो क्वेश्चंस बने। तो पहला हो गया कि जो कोलेन काइमा है, मैंने क्या बताया, कोलेन काइमा जो है आपका किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आपका फ्लेक्सिबिलिटी, डेट मीन्स लचीलापन के लिए क्या है आपका, जो है आपका फ्लेक्सिबिलिटी के लिए क्या है आपका रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, पहला। दूसरा क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस में ही आपका पूछा गया था कि जो कठोरता जो मिलता है, किसी भी पौधे का कठोरता देखते हो, आपको पूछा था कि जो नारियल का जो बाहरी वाला जो परत होता है, ठीक है, नारियल एकदम शॉर्ट्स जो मैं डालता हूं ना, चाहे इंस्टा पे डालूं चाहे यार, एकदम मिस मत करना, वो प्रैक्टिकल डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा। ये भी क्वेश्चन हमने शॉर्ट्स में कराया था कि जो नारियल का जो बाहरी वाला जो परत होता है, बाहर वाला बहुत ही कठोर होता है, ठीक है, आखिर वो किस प्रकार के ऊतक से बना होता है। तो याद रखिएगा, जो कठोर सरफेस होता है, स्टिफनेस होता है, बहुत ही कठोर होता है, तो बाहर वाला जो कठोर सरफेस होता है वो किस टाइप के ऊतक से बना होता है, तो आपको याद रखना है स्क्लेरेनकाइमा। क्या, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। याद रखिएगा, जो पूरा का पूरा पादप ऊतक है, ठीक है, उसका जो 2 पार्ट्स में अगर हम लोग बांटते हैं, जिसका आपको याद रखना है, एक है आपका सरल स्थायी ऊतक। क्या है आपका सरल स्थायी ऊतक, डेट मीन्स आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा के बारे में। और एक होता है आपका परमानेंट, मतलब परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू, मतलब
स्थायी जटिल उत्तक, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं जाइलम एंड फोइलम के बारे में। तो जो स्थायी उत्तक है ये दो भागों में बांटा गया और इसी से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइदर वो आपको जाइलम एंड फोइलम से पूछ लेगा, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा या पेरेनकाइमा से पूछ लेगा। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग देखते हैं। तो सबसे पूछा जाएगा कि लचीलापन कोलेनकाइमा के कारण। ठीक है, कठोरता, ठीक है, वो क्यों होता है? किसी भी पौधे में कठोरता उसके बाहरी आवरण पे हो, आउटर सरफेस पे हो, या उसके किसी फल पे हो, तो वो क्यों होता है? तो स्क्लेरेनकाइमा। और याद रखिएगा स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है, और आपको याद रखना है स्क्लेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा ये दोनों मिलके यांत्रिक सपोर्ट देते हैं। तो पूछा जाएगा कौन सा ऐसा उत्तक है जो यांत्रिक सपोर्ट देता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है? तो कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा दोनों याद रखोगे। ये तीनों क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट, यांत्रिक सपोर्ट, ठीक है, याद रहेगा यांत्रिक सपोर्ट। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा ऐसा उत्तक है जो आपका फूड स्टोर करता है, खाद्य स्टोर करके रखता है? तब आप बोलोगे वो जो होता है वो होता है आपका पेरेनकाइमा। तो यहां से आपने तीन चीज समझा। सबसे पहले लचीलापन क्यों होता है? तो कोलेनकाइमा उत्तक के कारण, टिश्यू मतलब उत्तक, ठीक है, तो कोलेनकाइमा टिश्यू के कारण होता है। पूछा जाएगा कि कठोर सरफेस जो मिलता है पौधे को या उसके बाहरी आवरण को किसी भी फल का, तो वो क्यों मिलता है? तो वो स्क्लेरेनकाइमा के कारण। और जो यांत्रिक सपोर्ट जो होता है वो किसके कारण होता है? तो कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा दोनों हैं। और अगर आपको पूछेगा कि फूड स्टोर जो होता है, खाद्य जो स्टोर करता है, वो कौन सा उत्तक करता है, टिश्यू करता है? तो आपको याद रखना है पेरेनकाइमा। ये सब क्वेश्चंस पूछेगा। और एक क्वेश्चन और आपको पूछा गया था, तो जो जलीय पौधे होते हैं, जो जल में देखते हो बहुत सारे पौधे होते हैं, वो क्या होते हैं? वो फ्लोट होते रहते हैं, मतलब पानी पे एकदम क्या होते हैं? तैरते रहते। तो वो किस उत्तक के कारण होता है? तो आपको याद रखना है एरनकाइमा, एरनकाइमा। ठीक है, याद रहेगा, ये सब चीज याद रखना। यही देखो हमने आपको क्या कहा है कि सिर्फ PYQ के थ्रू पूरा का पूरा साइंस खत्म। आपको फिर कुछ सोचना ही नहीं है। एग्जाम से पहले बस रिवाइज करके जाओगे, जो भी ये नोट्स दिया जाएगा इसका प्रॉपर नोट्स रहेगा एक्सप्लेनेशन का, बस देख लोगे, आपका साइंस में काम बन गया। एक और, अब ये तो हो गया, हमने बात किया कि जो आपका, ठीक है, ये क्या है? आपका सरल स्थायी उत्तक है, डेट मींस आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू है। एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल स्थायी उत्तक। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आपको दो पढ़ना है, एक होता है आपका जाइलम, ठीक है, और एक होता है आपका फोइलम। ठीक है, तो जाइलम से आपको याद रखना है, जाइलम क्या है? तो जाइलम का याद रखना है कि पूरा का पूरा जो आपका प्लांट है उसमें पूछा जाएगा कि खनिज और पानी दोनों याद रखना, मिनरल एंड वाटर। तो मिनरल एंड वाटर का जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा किया जाता है। वहीं आपको पूछेगा कि खाद्य पदार्थ, जैसे कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या होता है? आपका खाना बनता है। तो फोटोसिंथेसिस का जो खाना बनता है, मान लीजिए इन द फॉर्म ऑफ क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में बनेगा। तो पूरा का पूरा जो है आपका वो प्लांट में कौन सर्कुलेट करेगा, कौन लेके जाएगा, कौन सा उत्तक के थ्रू वो जाता है? तो वो है आपका फोइलम। तो फोइलम आपका खाद्य पदार्थ का ट्रांसपरेशन करता है, मतलब सर्कुलेशन करता है, और जाइलम जो है आपका खनिज और आपका पानी का करता है। ये सब क्वेश्चंस आपके पूछे गए, अच्छे से याद रखिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा कि जो फोइलम जो है, याद रखिएगा ये आपका बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल मतलब मैंने पिछले क्लास में भी समझाया था, खाद्य पदार्थ यहां बनाएगा पत्ते में, वो पूरे हर जगह जाएगा, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। तो ये क्या होता है? ये बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है, दोनों तरफ जाएगा। बट जो जाइलम जो होता है ये यूनी डायरेक्शनल होता है, बस पानी नीचे से लेगा और एक डायरेक्शन ऊपर जाएगा, ऊपर से फिर नीचे नहीं आएगा, बट ये हर डायरेक्शन में जाएगा। तो ये बाई डायरेक्शनल है, ये यूनी डायरेक्शनल है। और थोड़े इंग्लिश वर्ड पे ज्यादा फोकस रखना, क्योंकि आपके इंग्लिश के भी 6 से 7 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, एकदम ध्यान रखना। तो जाइलम एंड फोइलम याद रखिएगा। यहीं से याद रखिएगा, आपको पूछा जाता है, एक 4 ऑप्शन दे दिया था, पूछा था इसमें कौन सा भाग जो है जाइलम का नहीं है। तो जाइलम का 2 भाग याद रखोगे, एक होता है ट्रेकाइट्स, इसको इंग्लिश में याद रखना ट्रेकाइट्स, और एक होता है आपका वेजल, ठीक है, एक होता है ट्रेकाइट और एक होता है वेजल। और आपका जो जाइलम है इसमें होता है आपका कॉम्पेनियन उत्तक, जिसको बोला जाता है कॉम्पेनियन सेल, कॉम्पेनियन सेल, ठीक है, क्या बोला जाता है? कॉम्पेनियन सेल। और दूसरा जो होता है आपका सिव ट्यूब, सिव नलिका, सिव ट्यूब।
तो कॉम्पेनियन उत्तक और सिप नलिका जो है, दैट मीन्स कॉम्पेनियन सेल और सिप ट्यूब जो है, ये किसका भाग है? फोइलम का भाग है। ट्रेकाइट्स एंड बेसल किसका भाग है? आपका जाइलम का भाग है। और जाइलम एंड फोइलम क्या है? तो आपका क्या है? परमानेंट, ठीक है, टिश्यू है। वो भी कौन सा परमानेंट? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। ये भी चीज आपको याद रखना है। साथ ही साथ याद रखिएगा, ये जो होता है ये फोटोट्रोपिज्म होता है। फोटोट्रोपिज्म मतलब क्या होता है? फोटोट्रोपिज्म ऐसा ही लिखा हुआ आया था, मतलब फोटोट्रोपिज्म मतलब ये जो फोइलम जो होता है, ये वाला उत्तक जो होता है, ये सन की तरफ बढ़ता है, मतलब सूर्य की तरफ ये अपना फोकस रखता है। और जो जाइलम जो होता है वो नीचे रहता है, इसीलिए क्या होता है? वो जियोट्रोपिज्म होता है। तो ये जियोट्रोपिज्म मतलब ग्रेविटी, गुरुत्व से रिलेटेड होता है, तो ये जियोट्रोपिज्म होता है। यहां लिख दे रहा हूं, बस आप दिमाग में रखना, फोटोट्रोपिज्म होता है, जियोट्रोपिज्म होता है, ठीक है। और एक प्लांट से बहुत सारे पूछे गए थे, इसके उत्तक से मतलब हार्मोन से भी पूछे गए थे। तो हार्मोन वाला मैं आपको पूछता हूं कि कौन सा ऐसा, ठीक है, कौन सा ऐसा प्लांट हार्मोन है जो सिर्फ गैस के फॉर्म में मिलता है? कौन सा ऐसा पादप हार्मोन है जो सिर्फ गैस के फॉर्म में लिखता है? आप उसका फॉर्मूला सहित, नाम सहित आप नीचे कमेंट करोगे। तो अगली बार कुछ भी पूछेगा आप यहां से कर लोगे, ठीक है। लचीलापन कोलेनकाइमा के कारण, कठोरता स्क्लेरेनकाइमा के कारण, पानी में तैरता है एरेनकाइमा के कारण, फूड स्टोर करता है पेरेनकाइमा के कारण, खनिज और पानी ले जाता है जाइलम, ठीक है। उसके बाद फूड को पूरा ट्रांसफर करता है फोइलम, ठीक है। इसका भाग होता है कॉम्पेनियन सेल एंड सीप ट्यूब, इसका भाग होता है ट्रेकाइट्स एंड वेसल, ठीक है। तो ये सब चीज इतना अगर आप यहां से कर ले तो ये मोर देन इनफ है इस क्वेश्चन के लिए। दूसरा क्वेश्चन ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। मैंने इसको आपको जब ये एग्जाम हुआ था उससे पहले ही मैंने आपको बहुत अच्छे से ये सब चीज करवाया था फॉर्मूला से, ठीक है। तो फॉर्मूला है यहां, ठीक है, कि एलम जो होता है, एलम मतलब जो फिटकिरी होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, यहां ये पूछा जा रहा है, ठीक है। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका फॉर्मूला। देखिए ये है आपका, ये हो सकता है ये है आपका KAlSO4 2W KAlSO4 12H2O। आप इसी तरीके से इसका फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद रखोगे, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, फॉर्मूला मैंने आपको एक लिस्ट दिया था, इस बार भी आपको दिया जाएगा, बस वो पढ़ लेना, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। अब देखते हैं क्या क्या फॉर्मूला पूछा गया है। सबसे पहले आपको पूछा गया था कॉस्टिक पोटास, ठीक है, कॉस्टिक पोटास का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। उसके बाद पूछा गया था कॉस्टिक सोडा का है क्या है, आप जल्दी से मुझे कमेंट करना कॉस्टिक सोडा का क्या है। उसके बाद पूछा गया था क्लोरोफॉर्म का क्या है, क्लोरोफॉर्म जो होता है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो देखिए कॉस्टिक सोडा जो होता है, कॉस्टिक सोडा का जो ये होता है, ठीक है, कॉस्टिक पोटास है, तो कॉस्टिक पोटास का होता है आपका पोटासियम हाइड्रोक्साइड। कॉस्टिक पोटास मतलब पोटासियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और आपका एक था क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का चेक कर लेना CHCl3 ही था, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का एक बार चेक कर लेना CHCl3, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का क्या है तो CHCl3, एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा क्लोरोफॉर्म का, ठीक है। चलिए और क्या क्या पूछा गया है, और जो पूछा गया आपका, ठीक है, तो एक तो हो गया आपका कॉस्टिक पोटास हो गया, तो कॉस्टिक पोटास मतलब होता है पोटासियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा मतलब होता है आपका, कॉस्टिक सोडा मतलब होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और एक जो होता है आपका क्लोरोफॉर्म भी पूछा गया था। अभी जो दिमाग में आ रहे मैं बताते हुए जानो, मतलब एकदम छपे हुए क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम छपा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म का क्या होता है CHCl3। और क्या आपका पूछा था, आपका पूछा था कि आपका मार्बल का, एक ही क्वेश्चन को देखो कितने तरीके से घुमा के पूछा था, घूमना नहीं है, ये हमने पहले ही करवा दिया था एग्जाम से पहले। देखो उसने पूछा था कि चौक का, एक में पूछ लिया चौक का फॉर्मूला क्या है, एक में पूछ लिया कि जो आपका लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर का फॉर्मूला क्या है, और एक में पूछ लिया कि मार्बल का फॉर्मूला क्या है। और ये तीनों सेम ही है, ठीक है। चौक बोले, चौक जो होता है, ठीक है, या मार्बल बोले, या चूना पत्थर जिसको आप बोल सकते हो लाइमस्टोन बोले,
थोड़ा थोड़ा उन्होंने कंफ्यूज करने का कोशिश किया था, बट ये ऑलरेडी नोट्स में हमने दिया था। चौक हो गया, मार्बल हो गया, लाइमस्टोन हो गया। लाइमस्टोन मतलब होता है चूना पत्थर, चौक मतलब चौक, मार्बल मतलब मार्बल। तो ये होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला होता है। तो चौक बोले, मार्बल बोले, चूना पत्थर बोले, लाइमस्टोन बोले, आपको यही मारना है, ठीक है, याद रहेगा। एक आपका पूछा था जिप्सम का, जिप्सम, जिप्सम, ठीक है। तो जिप्सम का क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, ठीक है, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। और यहीं से एक क्वेश्चन फिर से देखो, क्वेश्चंस कनेक्ट करने हैं, यही चीज आपको सीखना है, ठीक है। यहीं से पूछ लिया था कि जब जो मृदा जो है, जो सोइल जो है, ठीक है, जब बहुत ही क्षारीय हो जाता है, ठीक है, अम्लीय नहीं, बहुत ही क्षारीय हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए उसमें क्या मिलाता है, जिप्सम। क्या होगा, जब बहुत ही बेसिक हो जाएगा, बहुत ही क्षारीय हो जाएगा, बहुत ही लवण्य हो जाएगा वो, ठीक है, तो ऐसे बेस, ठीक है, ऐसे क्षार जो पानी में घुल जाते हैं, ठीक है, ठीक है। अभी इतना याद रखो कि जिप्सम वैसे मृदा में मिलाया जाता है जो कि बहुत ही क्षारीय हो जाता है। और चौक, खल्ली हम लोग में चौक मिलाते हैं ना, चौक किस में मिलाते हैं, चौक, चौक मतलब अरे यार चूना, चूना, चूना को किस टाइप के हम लोग मृदा में मिलाएंगे, जो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो जो ज्यादा एसिडिक मृदा होगा उसमें हम लोग चूना मिलाएंगे, ठीक है, और जो ज्यादा क्षारीय हो जाएगा उसमें हम लोग जिप्सम मिलाएंगे। याद रहेगा, यस। और जिप्सम का फॉर्मूला पूछा था तो ये था। और जिप्सम से ही एक और पूछ लिया था कि आपका जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसको बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछा था, जिसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, क्या नाम से, तो कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग लिखते हैं कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। ये बनता कैसे है, एक बार ये पूछ लिया कि ये बनेगा कैसे, ठीक है, क्योंकि देखो शिफ्ट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग पेपर भी थे, इस तरीके 4 पेपर आई थिंक ऐसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। तो एक में पूछा कि कैल्शियम सल्फेट का मतलब जिप्सम का फॉर्मूला बताओ, तो कैल्शियम सल्फेट 2H2। और दूसरा में पूछा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। जब कैल्शियम सल्फेट मतलब जिप्सम को जब हीट करोगे 373 केल्विन पे, तो आपका ये वाला बन जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला पक्का याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, इससे बहुत हर शिफ्ट में क्वेश्चन था। ये आपका टेम्परेचर वाला F-32/9 इक्वल टू C/5, इसको पक्का याद रखना, यहां से रहेगा ही रहेगा, ठीक है, कि फ़ारेनहाइट में दिया होगा उसको सेल्सियस में चेंज करो, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके रहेंगे ही रहेंगे। तो इसके लिए भी आप अपने आप को प्रिपेयर करके रखिएगा, ठीक है। तो कॉस्टिक सोडा हो गया, कॉस्टिक पोटास हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, ठीक है, जिप्सम हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, आपका ये आपका चूना पत्थर हो गया। साथ ही साथ कुछ चीज आप और याद रखो जो आपको पूछा गया था, जो एटलीस्ट पूछा गया उतना तो याद कर लो। एक आपका पूछा गया था कि जो आपका बिना बुझा हुआ चूना, जिसको हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम, तो बिना बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ये बिना बुझा हुआ चूना है, क्या, इसको हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम। इंग्लिश वाला वर्ड जरूर याद रखिएगा, वहां इंग्लिश में भी कुछ कुछ शब्द थे जो डायरेक्टली इंग्लिश में रहते हैं, ठीक है। तो क्विक लाइम बोलते हैं या बिना बुझा हुआ चूना। और बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं बुझा हुआ चूना या सिलेक्ट लाइम, इसका है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये क्या है, बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला, ठीक है। जब इसमें हम लोग पानी मिलाएंगे, ठीक है, इसमें जब हम लोग पानी मिलाएंगे H2O, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यहां हीट निकलता है, हीट। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा इसमें से दिया हुआ था कि किसमें है कि हीट निकलेगा, उसमें छेपी है, मतलब हीट निकलेगा, एक्सोथर्मिक है। तो जब चूना में आप पानी मिलाओगे तो वो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, जो कि क्या है, आपका बुझा हुआ चूना है। और इसी को हम लोग बोलते हैं लाइम वाटर या चूना पानी। तो चूना पानी का फॉर्मूला बोलेगा आप ये मानोगे, लाइम वाटर बोलेगा आप ये मारोगे, सिलेक्ट लाइम बोलेगा आप ये मारोगे, ठीक है। और इसका जो रिएक्शन से कंफर्म है क्वेश्चन, ठीक है, इस टाइप का रिएक्शन था, ठीक है। देखो कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है, बिना बुझा हुआ चूना या क्विक लाइम, इसको आप वाटर से मिलाओगे तो ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, और प्लस आपका हीट निकलेगा। तो जितने भी अगर आपको याद हो, जो फिर से इस बार लोग सिलेक्ट होके आएंगे, मैं फिर से सक्सेस पार्टी होगा तो उसमें मैं फिर से आपको बताऊंगा कि ये सब इक्वेशन मैंने पहले ही करवाया था, इवन यूट्यूब पे भी मैंने करवाया था, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस आपको याद रखना है।
चलो इतना इसमें रखते, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे हम लोग करते हुए जाएंगे। उसके बाद है ये क्वेश्चंस, तो मतलब आप ये समझो कि मतलब आपका कंफर्म है, ठीक है, हर बार हर एग्जाम में देखो इसमें से कितने क्वेश्चंस पूछे गए। आप बस थोड़ा सा फोकस रखिएगा, बहुत सुंदरता से आपको इसका एनसीईआरटी का पीडीएफ बना के दिया गया है सब। देखो पूछा गया कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र पर वस्तु रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनता है। When an object is placed at the center of curvature of concave mirror, the image is formed। इसको दो तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, एक तो ये पूछ लिया था और एक पूछा गया था कि देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करता है, फिर से मैं बताता हूं दूसरा शिफ्ट में कैसे था। When an object is placed मतलब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पे, ठीक है, अगर हम लोग वस्तु को रख, देखो वस्तु मतलब होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज मतलब होता है प्रतिबिंब, ठीक है। तो वस्तु को अगर हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, दैट मींस वस्तु को, दैट मींस ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो उसका इमेज कैसा बनेगा। तो मैंने दो तीन चीज आपको करवाया, अभी ध्यान दो जो मैं बता रहा हूं। यहां है ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, ठीक है, और यहां है आपका इमेज। अब जो मैं बता रहा हूं एकदम ये दो तीन केस एकदम पक्का छाप लेना दिमाग में। सबसे पहला केस, क्वेश्चन पूछेगा कि किस जगह आप अपने वस्तु को रखोगे, ठीक है, कि आपका जो इमेज बनेगा, इमेज मतलब प्रतिबिंब, इमेज जो बनेगा सेम साइज का बनेगा जैसा कि आपका वस्तु है, जैसा कि आपका ऑब्जेक्ट है। तो याद रखना जब भी हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मतलब वक्रता केंद्र पे अगर हम लोग अपना क्या रखते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो जो इमेज बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा, याद रखिएगा प्रतिबिंब कैसा होगा, तो प्रतिबिंब जो होगा आपका सेम साइज का होगा। किसका सेम साइज का, किसका सेम साइज का, तो आपको याद रखना है किसका सेम साइज का, जैसा कि आपका ऑब्जेक्ट है, जैसा कि आपका वस्तु है। अब यहां से देखो ट्विस्ट उन्होंने कैसे किया, एनसीईआरटी से ना थोड़ा कंसेप्चुअल चीज बनाएंगे, आप तैयार रहिएगा, घबराइएगा नहीं, बस वीडियो सब दिख के जाएगा। पूछा गया कि कहां जो होगा, ठीक है, आपका मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन आपने पढ़ा होगा, मैग्निफिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं आप नीचे कमेंट करोगे, मैग्निफिकेशन। तो कौन से जगह में मैग्निफिकेशन जो होगा 1 होगा। देखिए मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन मतलब होता है, मैग्निफिकेशन का अभी समझ याद नहीं आ रहा, मैग्निफिकेशन जो होता है इसका जो फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज, इमेज का हाइट मतलब आपका प्रतिबिंब का हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का हाइट, ये होता है आपका मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो ये जो पूछा गया था कि जो मैग्निफिकेशन होगा वो कहां 1 होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट को आप कहां रखोगे तो 1 होगा। तो सिंपल सी बात है, जब आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे तो सेम साइज का इमेज बनेगा। पहला पॉइंट ये एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इस कंडीशन में क्या होगा, आपका मैग्निफिकेशन 1 हो जाएगा क्योंकि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है आपका क्या है, सेम है। तो मैग्निफिकेशन 1 कहां होगा, याद रखिएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। मैग्निफिकेशन दिखाता है कि जो आपका इमेज बना है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है या बड़ा है, ठीक है। तो पहला कंडीशन तो आप ये समझ गए। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑब्जेक्ट को आप कहां रखोगे, ठीक है, ताकि आपका, ठीक है, जो इमेज जो है रियल हो, रियल मतलब वास्तविक हो, ठीक है, रियल हो, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टा हो, और इनलार्ज हो, इनलार्ज मतलब बहुत ही बड़ा हो, ठीक है। तो रियल हो, इन्वर्टेड हो, आपका इनलार्ज हो, तो कहां रखोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड जब आप क्या रखोगे, देखो ये अगर मैं यहां बना देता हूं इस तरीके से, ये क्या आपका कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया आपका पोल, और ये हो गया आपका फोकस, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे तो सेम साइज का बनेगा जितना सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा गया, ठीक है, कि इसका मैग्निफिकेशन 1 कब होगा, सिंपल सी बात है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट होगा, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया कब, कहां रखेंगे ताकि उसका इमेज जो हो वास्तविक हो, ठीक है, उल्टा हो और बड़ा हो। तो याद रखिएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखोगे आपका ऑब्जेक्ट, तो इसका क्या होगा, आपका इनलार्ज होगा। इनलार्ज होगा मतलब बहुत ही बड़ा होगा, ठीक है, और वास्तविक होगा, रियल होगा, ठीक है, याद रखिएगा। एक कंडीशन याद रखना है आपको, जो आपको दरोगा में भी पूछा गया था, कि जो हमारा कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है, वो कैसा इमेज बनाता है। तो याद रखिएगा वो कैसा इमेज बनाएगा ये डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है। वो रियल भी बना सकता है और वर्चुअल भी बना सकता है, मतलब वास्तविक भी बना सकता है, और आपका क्या,
आपका आभासी भी बना सकता है, मतलब वर्चुअल भी बना सकता है। याद रखिएगा जितना भी केस है हमेशा, ठीक है, आपका रियल बनाएगा, इन्वर्टेड बनाएगा, मतलब वास्तविक बनाएगा और आपका उल्टा बनाएगा। कौन? आपका कॉनकेव मिरर। बस एक कंडीशन ऐसा होता है, पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा कंडीशन है जब वो आपका क्या बनाएगा, आभासी बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा। और कब? तो जब आपका ऑब्जेक्ट जो होगा P and F के बीच में होगा। मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट अगर आपका यहां रहेगा तो याद रखिएगा यही एक कंडीशन है कि आपका इमेज जो है मिरर के पीछे बनेगा और बहुत ही बड़ा बनता है, ठीक है, और आपका वर्चुअल बनता है। तो एक ही ऐसा कंडीशन है जब आपका वर्चुअल बनेगा, आपका कैसा, आपका आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। बाकी जितना भी कंडीशन होगा आपका कॉनकेव मिरर में, अवतल दर्पण में, उसमें कैसा होगा, आपका रियल होगा, उल्टा होगा। याद रखिएगा बस एक कंडीशन में क्या होगा, आपका आभासी होगा और सीधा होगा, वो है आपका जब P और F के बीच में रखेंगे। तो आपने क्या क्या पढ़ा? सेम साइज कब होगा? जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा। मैग्निफिकेशन 1 कब होगा? जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा। दूसरा, वास्तविक और बहुत ही बड़ा कब होगा? जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा। आभासी कब बनेगा? एक ही बार आपका पोल और आपके फोकस के बीच में होगा, तब होगा। ठीक है, तो इस टाइप के बहुत सारे पॉइंट्स हमने आपको करवाया, बट इतना कम से कम आप यहां याद रखो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन पूछा है कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर वस्तु रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बाकी जो भी मैंने चीज बताया है वो याद रखिएगा। और आपका अगर मैं पूछूं कि कहां आप रखोगे, ठीक है, कि आपका वर्चुअल बनेगा और एरेक्ट बनेगा, मतलब आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, तो आभासी और सीधा एक ही बार बनेगा जब आपका ऑब्जेक्ट जो होगा पोल एंड फोकस के बीच में होगा। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद है बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे कब बनेगा? तो यही कंडीशन में। कब? जब पोल और फोकस के बीच में रखोगे तब आपका मिरर के पीछे बनेगा, बाकी सब मिरर के इस साइड बनता है, पीछे नहीं बनता है, मिरर के आगे बनता है। बस एक समय में पोल और फोकस के बीच में, देखो बहुत क्वेश्चंस घुमाए गए हैं, पोल और फोकस के बीच में रखोगे तो क्या होगा, मिरर के पीछे बनेगा, पहला आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, चलिए, तो इसका तो ये हो जाएगा। उसके बाद है आपका चलिए, उसके बाद है आपका ये क्वेश्चन। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा इन्होंने ट्विस्ट किया था। देखिए सबको पता है मायोपिया क्या होता है, ठीक है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है। क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था, इन मायोपिया शॉर्ट साइटनेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। निकट दृष्टि दोष मायोपिया में कौन सा कथन सही है? पावर ऑफ द लेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड, ठीक है, और आपका इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना, पावर ऑफ द लेंस इंक्रीज। कितना सुंदर क्वेश्चंस प्रिपेयर किया गया। देखिए अब ये सब क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करेगा, कौन सा इसमें सही है। अब इसको अच्छे से हम लोग देखेंगे। देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपका मायोपिया का। अब जो कंडीशन में बोलूं, रटना छोड़ देना है साइंस में, ठीक है। आज हम लोग ने ये किया है, कल वाला फिर दिन क्या करेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, दरोगा और आपका एक्सरसाइज के लिए। और ये जो है सबके लिए है, क्योंकि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन सब में आते हैं। अब देखो ये है आपका मायोपिया। मायोपिया मतलब होता है आपका निकट दृष्टि दोष, जिसको हम लोग बोलते हैं नियर साइटनेस। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, आई से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, आंख से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसको हम लोग अभी डील करेंगे। सबसे पहले इसके बीमारी पे आते हैं जिससे क्वेश्चन पूछा गया था। देखो सब लोग बहुत ही शिद्दत से पढ़ाते हैं, ठीक है, कोई चीटिंग नहीं करता, मैं सच बता रहा हूं, ठीक है। जब आऊंगा पूरा एकदम मेहनत से आपके सामने आता हूं कि ऐसा पढ़ाया जाए कि जब एग्जाम में आप बैठो तो मेरी आवाज सुनाई दे आपको, ठीक है। आज ये पहला क्लास है ना, एग्जाम होगा ना आपका, मैं लिख के दे रहा हूं, यहां से देख लेना, 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म रहेगा, हो सकता है ज्यादा आ जाए, देखो हर शिफ्ट में। अब देखो मायोपिया का हम लोग बात करते हैं तो निकट दृष्टि दोष नियर साइटनेस है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट याद रखोगे, ठीक है, इसमें क्या होता है, निकट का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, मतलब आपको दूर का इसमें नहीं दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, मायोपिया में क्या होता है, तो याद रखिएगा इमेज जो होता है, प्रतिबिंब जो होता है, बनना कहां चाहिए था, रेटिना पे। हमेशा याद रखना, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इमेज बनता कहां है, आई का कौन से वाले भाग में बनता है, तो इमेज जो बनता है वो बनता है आपका रेटिना पे। कहां बनता है, रेटिना पे।
बट मायोपिया में क्या होता है, मान लीजिए ये रेटिना है आपका, यहाँ बनना यहाँ चाहिए था पर बन रेटिना से पहले ही जाता है। तो याद रखिएगा मायोपिया में इमेज कहाँ बनता है, रेटिना से पहले, बिफोर रेटिना। तो रेटिना से क्या होता है, इसमें पहले ही बन जाता है, रेटिना से पहले, बिफोर, पहले बन जाता है। क्या होता है, रेटिना से पहले बन जाता है। ये चीज समझ में आया। ऐसा क्यों होता है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। इन मायोपिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। याद रखिएगा जब भी आपको मायोपिया होगा उसमें क्या होगा, आपका पावर ऑफ लेंस बढ़ जाएगा। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि हमारे आंख में कौन सा लेंस है, तो आपको याद रखना है कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है। अच्छे से याद रखना कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। यहां चीज समझ में आया। अब ध्यान दीजिए कि आपका अगर कॉन्वेक्स लेंस है यहां, ठीक है, तो आपने समझा कि हाँ मेरे आंख में कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये क्वेश्चन डन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, पावर ऑफ द लेंस इंक्रीज हो गया, पावर ऑफ द लेंस इंक्रीज हो गया, मतलब आपका क्या होना चाहिए था, ये लेंस से जैसे ही लाइट घुसेगा तो घुसने के बाद इसको कन्वर्ज करना चाहिए था और रेटिना पे कन्वर्ज करना चाहिए था। मतलब अगर ये लेंस है इस तरीके से तो ऐसा होगा, ऐसा, क्योंकि ये क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, और ये आपका रेटिना यहां बनना चाहिए था, पर क्या होता है ये पहले ही कन्वर्ज हो जाता है, इधर बन जाता है। बहुत ही सुंदरता से मैं समझा रहा हूं, ठीक है। आपको लगेगा कि करके ऐसे ऐसे करके आगे निकल जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत बड़ा गलती कर दोगे। आपको इस बार चूकना नहीं है, ठीक है। बस PYQ से पूरा आपका साइंस खत्म। तो याद रखिएगा यहां है कॉन्वे, और क्या होता है, रेटिना से पहले बन जाता है। तो इसका मतलब है इसमें क्या होता है, पावर ऑफ द लेंस इंक्रीज हो जाता है। अच्छे से याद रखिएगा मायोपिया में क्या होता है, आपका जो लेंस का जो पावर है, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, पावर ऑफ लेंस जो है इसमें इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है, पावर ऑफ द लेंस इंक्रीज हो जाता है। साथ ही साथ आपका जो आई बॉल है, आई बॉल आंख का जो आपका आई बॉल है, ठीक है, आपका आई बॉल भी इंक्रीज हो जाता है। नेत्रक गोलक जो होता है ये भी आपका इंक्रीज हो जाता है। तो दो चीज याद रखना जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पावर ऑफ द लेंस इंक्रीज हो जाता है, आई बॉल भी आपका इंक्रीज हो जाता है। अब यहां से कंडीशन समझोगे कि किसी भी लेंस का जो पावर हम लोग निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। तो पावर ऑफ जो लेंस जो होता है हम लोग जो निकालते हैं 1/f, ये है पावर ऑफ द लेंस। जैसे मेरा ही चश्मा है, इसका मैं पावर कैसे निकालूंगा, 1/f। f क्या है, फोकल दूरी, लेंस का फोकल दूरी। तो ये है आपका फोकल दूरी, ये है पावर ऑफ द लेंस, और f हमेशा मीटर में लिखते हैं। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, देखिए आपका बोला था कि फोकल लेंथ जो है आपका 100 सेंटीमीटर है, सॉरी 100 सेंटीमीटर नहीं, 50 सेंटीमीटर दिया हुआ था, 50 सेंटीमीटर है, ठीक है, 50 सेंटीमीटर। तो इसका पावर क्या होगा, अब देखो इसका पावर क्या होगा ये पूछा गया था। देखो अब पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ये सब चीज मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है, अभी उस पर मैं नहीं जा रहा हूं। 50 सेंटीमीटर दिया है तो पहले क्या करोगे, उसको मीटर में चेंज करोगे तो 0.5 लिखोगे। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 0.5। तो पावर ऑफ द लेंस जो हो जाएगा 0.5 आप लिखोगे, फिर इसको आप निकालोगे तो ऊपर ये 10 चला जाएगा और ये आ जाएगा, तो 2 डायोप्टर आ जाएगा, 2 डायोप्टर। पहला पॉइंट, हम लोग पावर ऑफ द लेंस कैसे निकालते हैं, पावर इक्वल टू 1/f, f जो होता है हमेशा मीटर में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि f तो होता है मीटर में, और पावर ऑफ द लेंस नापते किस में, उसका यूनिट क्या है, तो आपको बोलना है डायोप्टर, डायोप्टर, डायोप्टर। मान लीजिए आपको बोला कि फोकल लेंथ जो आपको दिया है 50 सेंटीमीटर दिया है, मुझे इसका पावर ऑफ लेंस निकाल के दिखाओ, तो क्या करोगे, 1/f कर दोगे, यहां आपका 50 लिख दोगे, ठीक है। 50 को पहले मैंने क्या किया, इसको मैंने मीटर में चेंज कर लिया, तो 0.5 लिख दिया, ऊपर चला गया, 2 डायोप्टर का आपका लिख देना, प्लस 0.5 माइनस 0.5, ठीक है। तो ये प्लस जो होता है और माइनस जो होता है, पता है ये कैसे डिपेंड करता है, इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा आपको वीडियो बना के दिया हुआ है, आप देखना, ठीक है, आई के ऊपर। तो ये चीज आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो यहां क्या होगा, पावर ऑफ द लेंस जो है यहाँ इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो यहां देखो पावर ऑफ द लेंस डिक्रीज नहीं, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड नहीं, कॉन्वेक्स लेंस हम लोग यूज नहीं करते हैं। हम लोग अगर मायोपिया को ठीक करना है तो हम लोग कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। क्या, कॉनकेव लेंस। तो याद रखिएगा मायोपिया में हम लोग कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूरदृष्टि में हम लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां हम लोग कॉनकेव लेंस यूज करेंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। पावर ऑफ लेंस इंक्रीज डिक्रीज होता है, नहीं, ये भी गलत होगा क्योंकि पावर ऑफ लेंस इंक्रीज हो जाता है। इमेज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे इमेज बनता है, बिल्कुल गलत। रेटिना के आगे बनता है, तो ये भी गलत। रेटिना के पीछे किस में बनेगा, हाइपरमेट्रोपिया में, किस में, हाइपरमेट्रोपिया में, ठीक है। पावर ऑफ द आई लेंस इंक्रीज, तो याद रखिएगा
लेंस जो होता है इंक्रीज हो जाता है आपका मायोपिया में, पावर ऑफ द लेंस। आई बॉल भी जो है उसका इंक्रीज हो जाता है। अच्छे से ये सब चीज आपको याद रखिएगा। इसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, उसमें कौन सा लेंस यूज करते हैं, तो उसमें जो हम लोग यूज करते हैं, हम लोग कॉन्वेक्स लेंस हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, याद रहेगा। अगर मैं आपको बोलता हूं, ठीक है, हाँ, एक क्वेश्चन जो उन्होंने फंसाया था उसको मैं आपको यहां समझाता हूं। देखो, उन्होंने बोला था कि +2 डायोप्टर, ठीक है, +2 डायोप्टर इस तरीके से दिया हुआ था। ये सब आपका एनसीईआरटी से है। +2 डायोप्टर दिया हुआ था। इसमें बोला था कि जो आपका जो लेंस है, लेंस जो है, ठीक है, लेंस, ठीक है, लेंस, इसका एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है। एक तो पूछ लिया था, प्लस माइनस पे पूछा गया था एक क्वेश्चन कि मान लो कि +2 डायोप्टर है, ठीक है, तो ये किस टाइप का लेंस है, क्या ये कॉनकेव लेंस है, जैसे कि आपको देता है ना कि कॉनकेव लेंस आपका +2 होएगा, -2 है, तो कैसा है, देखो जैसे कि क्या ये कॉनकेव लेंस है, ठीक है, क्या ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, या ये दोनों का मिक्सचर है। इस टाइप से भी क्वेश्चन से फॉर्म किया गया था। ठीक है, तो अब मुझे ये सबसे पहले तो याद रखना, पावर ऑफ द लेंस किस में नापते हैं, डायोप्टर में नापते हैं, डायोप्टर। ये क्वेश्चन पूछा गया डायोप्टर में, ठीक है। और पावर ऑफ द लेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, तो पावर इक्वल टू होता है 1/f, ठीक है, 1/f। f क्या है, फोकल दूरी, f क्या है आपका फोकल दूरी, आपको याद रखना है। अब मुझे ये बताना कि +2 डायोप्टर मैंने लिखा है, ये कॉनकेव लेंस है, अवतल है, उत्तल है, या दोनों का मिक्सचर है, ये मैं आपको करवा चुका हूं। ठीक है, अब एक बार हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा आई पे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जल्दी आओ, जल्दी से करते। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, आंख के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप बोलोगे ऑफ्थोमोलॉजी। क्या बोलते हैं, आंख के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, एक बार हम लोग आई पे आ जाते हैं। आई पे जितने क्वेश्चंस आपके जितने शिफ्ट में बने थे, मैं सब आपको यहां एक बार में करवा दे रहा हूं। सबसे पहले आंख के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप बोलोगे ऑफ्थोमोलॉजी, पहला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, हमारे आंख में कौन सा लेंस होता है, तो आप बोलोगे कॉन्वेक्स लेंस, मतलब उत्तल लेंस होता है, कॉन्वेक्स। ठीक है, मतलब उत्तल लेंस होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था, मायोपिया को ठीक करने के लिए, नियर साइटनेस मतलब निकट दृष्टि को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस हम लोग यूज करते हैं, तो कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, अवतल लेंस यूज करते हैं। नेक्स्ट से पूछा जाएगा कि आपका हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा, दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा यूज करते हैं, तो उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। ठीक है, और एक होता है आपका प्रेसोबायोपिया, ये भी एक बीमारी है जो ओल्ड एज होता है तब आता है, प्रेसोबायोपिया। क्या, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसोबायोपिया, इसका कोई हिंदी नहीं है, प्रेसोबायोपिया। तो प्रेसोबायोपिया को ठीक करने के लिए उसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों का जरूरत पड़ता है, इसीलिए हम लोग यूज करते हैं बाइफोकल लेंस, क्योंकि ये वृद्ध जब होंगे, हम होंगे, आप होंगे, तब दोनों हमारा क्या हो जाता है, दूर का भी नहीं दिखता है, सामने का भी नहीं दिखता है, तब हमको बाइफोकल लेंस लगाना पड़ता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, जब हम मरते हैं तो आंख का कौन सा भाग हम डोनेट करते हैं, तो याद रखिएगा कॉर्निया, कॉर्निया क्या करते हैं, कॉर्निया। और एक क्वेश्चन पूछा था, आंख का सबसे बाहर वाला भाग जो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्श होता है, ठीक है, जिससे लाइट इजिली अंदर होता है, तो भाग आंख का सबसे बाहरी वाला भाग जो पारदर्शी होता है, क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ये भी कॉर्निया ही है। आंख मरने के बाद कौन सा आंख दान महादान हम लोग कौन सा करते हैं, तो कॉर्निया ही करते हैं, ये सब चीज याद रखिएगा। ठीक है, एक पूछा गया था कि जो नेत्र गोलक होता है उसका डायमीटर, व्यास कितना होता है, दैट मींस आईबॉल, आईबॉल का व्यास कितना होता है, जल्दी से बता, आईबॉल का जो व्यास होता है ये 2.3 सेंटीमीटर होता है, ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। और आपका आई से पूछा गया था, हाँ, जो आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बीपीएससी में भी पूछा गया है, जो आपका जो फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ से फोकल लेंथ को कम करेंगे, ज्यादा करेंगे, अरे पावर ऑफ द लेंस क्या होता है, देखो पावर ऑफ द लेंस क्या होता है, 1/f होता है। तो
फोकल लेंथ को कम ज्यादा करेंगे तो उसी से हमारा पावर जो है कम ज्यादा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है, संयोजन की शक्ति, आंख की संयोजन की शक्ति, पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन जो है, ठीक है, वो कैसे चेंज होगा, फोकल लेंथ को चेंज करके, फोकल दूरी का चेंज करके लेंस का। अब क्वेश्चन पूछा गया था जो फोकल दूरी है उसको कम ज्यादा कौन करता है, तो याद रखिएगा सिलेरी मसल, सिलेरी मांसपेशिया जिसको बोला जाता है सिलेरी मसल, सिलेरी मसल, सिलेरी मांसपेशिया, याद रखिएगा पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है, संयोजन, आंख की संयोजन शक्ति जो होती है, ठीक है, पावर ऑफ एकोमोडेशन जो होती है उसको कौन कंट्रोल कर सकता है, तो वो है आपका सिलेरी मसल। क्यों, क्योंकि सिलेरी मसल जो है फोकल लेंथ को कम बेसी करता है। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन इज चेंज्ड बाय, संयोजन की जो शक्ति होती है आंख का वो कौन करता है, तो सिलेरी मसल, सिलेरी मांसपेशिया करती है। एक और था कि आंख का जो कलर है किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्लू होता है, ये किसके कारण होता है, तो प्रतिकारिका जिसको हम लोग बोलते हैं आइरिस, ठीक है, आइरिस, आइरिस के कारण, प्रतिकारिक हिंदी में बोला जाता है इसको, प्रतिकारिक, ठीक है, तो आइरिस के कारण होता है। ये चीज आपको याद रखना है, कम से कम इतने क्वेश्चंस आपके यहां से बनते हैं। आगे चलते हैं, उसके बाद है आपका सिर्फ PYQ से आप पूरा कंप्लीट कर लोगे। देखो उसके बाद है कि ऑडिबल रेंज ऑफ ए साउंड फॉर ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, ठीक है, नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग होता है उसका ऑडिबल साउंड कितने तक वो सुन सकता है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तो सबको पता है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज क्या होता है आपका, ये ऑडिबल होता है, ठीक है। 20 हर्ट्ज से जो नीचे होता है इसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, ठीक है, और 20 किलो हर्ट्ज से जो ज्यादा होता है इसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, ठीक है। कौन सा ऐसा जीव है जो अल्ट्रासाउंड वेव छोड़ता है, तो ये है आपका बैट, जो चमगादड़ होता है, और वो अल्ट्रासाउंड छोड़ता है और क्या करता है, इसी से वो रात को उड़ भी पाता है और अपना भोजन भी इसी से कीट में मारता है, उसको पता चल जाता है कीट कितना दूर है, फिर से उसको अटैक करके खा जाता है, प्लस उसको रात को भी उड़ने में यही हेल्प करता है बैट को, वो अल्ट्रासोनिक छोड़ते हुए चलता है। अब साउंड से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए जल्दी से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम लोग साउंड का बात करते हैं, ठीक है, साउंड मतलब ध्वनि, सबसे पहला पूछा गया था कि ध्वनि जो है क्या ये निर्वात में गमन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। लाइट कर पाएगा पर ये नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक यांत्रिक तरंग है, पहला पॉइंट याद रखना। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, स्टेटमेंट इस प्रकार था कि इतना दाब था, इतना हम लोग इंक्रीज कर दिया, तो जो स्पीड ऑफ जो साउंड है उसमें क्या अंतर आएगा, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड में क्या अंतर आएगा, तो याद रखिएगा कोई अंतर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि जो प्रेशर पे इसका स्पीड डिपेंड ही नहीं करता है, जो दाब है, दाब, प्रेशर मतलब दाब, और दाब पे क्या होता है आपका साउंड का स्पीड डिपेंड ही नहीं करता है, याद रखिएगा। तो प्रेशर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्पीड ऑफ साउंड का, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा, अगर टेम्परेचर हम किसी भी माध्यम में, किसी भी मीडियम में अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, याद रखिएगा, तो उस माध्यम में याद रखिएगा आपका स्पीड ऑफ साउंड जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। दैट मींस अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज होगा, बट स्पीड ऑफ साउंड जो होगा वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है। मैक्सिमम स्पीड इसका किस में होता है, तो याद रखिएगा सॉलिड में होता है, सॉलिड में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे मैक्सिमम किस में होगा, सॉलिड में। और आपका दिया रहेगा, अगर एग्जांपल अगर दिया रहेगा 4 ऑप्शन में, आपका स्टील दिया रहेगा, स्टील, स्टील में, स्टील तो क्या है, एक मिश्रण है, बट अगर पूछो कौन सा ऐसा धातु है जिसमें इसका सबसे ज्यादा स्पीड होता है, तो ये तो मिश्रण है। तो धातु अगर बोलेगा तो आपको याद रखना है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। एक क्वेश्चन इस प्रकार से आपको पूछा गया था, थोड़ा कंसेप्चुअल उन्होंने कर दिया था कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, वो किसमें ज्यादा होगा, किसमें ज्यादा होगा आपका, ठीक है, सूखा हुआ हवा में ज्यादा होगा, या आपका क्या होगा, जो मॉइस्ट एयर, मतलब ऐसा हवा जिसमें क्या है आपका थोड़ा पानी है, मॉइस्ट है, किस में ज्यादा होगा, तो आपको याद रखना है सूखे हवा के कंपेयर में क्या होगा, आपका जो मॉइस्ट एयर है, ठीक है, उसमें क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका स्पीड ऑफ साउंड मॉइस्ट एयर में, ठीक है, ठीक है, मॉइस्ट एयर में ज्यादा होगा कंपेयर टू आपका सूखा ड्राई एयर में, ठीक है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। और साउंड जो है किस तरीके का, अगर ये हवा में ट्रेवल करता है, ठीक है, तो कैसे, कौन से हुए, जैसे एक अनुप्रास्थ होता है, ठीक है, और एक अनुदैर्घ्य होता है, तो ये एक अनुदैर्घ्य तरंग है, कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अगर हवा में जब ये ट्रेवल करता है तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के तरह ट्रेवल करता है, बट क्वेश्चंस घुमा दिया, क्वेश्चंस क्या घुमाया कि साउंड जब आपका सॉलिड में ट्रेवल करता है
तो वो क्या होता है, क्या वो अनुप्रास्थ होता है या अनुदैर्ध्य होता है? तो याद रखिएगा जब भी वो सॉलिड में करेगा तो अनुदैर्ध्य भी होगा, अनुप्रास्थ भी होगा। डेट मीन्स आपका लॉन्गिट्यूडनल भी होगा और आपका ट्रांसवर्स भी होगा। बट लिक्विड में और गैस में आप हमेशा याद रखना वो आपका लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य के फॉर्म में वो आपका ट्रेवल करेगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव के फॉर्म में आपका ट्रेवल करेगा। साउंड आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये इसका आप ये यहां से याद रखिएगा। आगे आते हैं हम लोग। ये पूछा गया था कि ईईजी का, ये बहुत अच्छे से मैंने कहा, एक होता है ईईजी, एक होता है ईसीजी। ईईजी जो होता है आपका ब्रेन सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसको चेक करने के लिए इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ईईजी मतलब इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। आप देखो कहां लिखा हुआ है, ये है आपका इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ये होता है आपका ईईजी, ठीक है। ये किस लिए यूज किया जाता है कि ब्रेन का एक्टिविटी, आपका ब्रेन सही से काम कर रहा है कि नहीं, जल्दी ये लोग करते भी नहीं है, ब्रेन का एक्टिविटी, ठीक है, ब्रेन का एक्टिविटी आपका सही से काम कर रहा है कि नहीं, ब्रेन आपका सही से काम कर रहा है नहीं, तब हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। और एक होता है आपका ईसीजी, ईसीजी, ठीक है, ईसीजी। ये क्या होता है, हार्ट का आपका जो आप देखोगे हार्ट का इस तरीके से एक आपका भी देखे भी होगा ईसीजी रिपोर्ट होता है। उसमें क्या होता है आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये क्या है, इलेक्ट्रो तो आप समझ गए, कार्डियोग्राम, कार्डियोग्राम। ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, ये बेसिकली आपका हार्ट का स्टडी करता है कि आपका हार्ट जो है वो नॉर्मली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये हार्ट का स्टडी के लिए याद करना। और हार्ट की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, एकदम ध्यान में रखना, कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी। देखो आंख के अध्ययन को ऑफ्थोमोलॉजी, हार्ट के अध्ययन को कार्डियोलॉजी, लीवर के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी, याद रखिएगा, ठीक है। और जो बोन्स होते हैं, हड्डी के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। ये सब चीज आपको याद रखना है। दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी, ठीक है, ये सब याद रखना। तो ये हो गया ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, जो कि आपका हार्ट का एक्टिविटी चेक करता है। हार्ट की स्टडी को हम लोग कार्डियोलॉजी बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। ईसीजी, ईईजी जो होता है इसका है आपका इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। क्या होता है ये आपका, देखो लाइव में क्या होता है, आराम से बात करोगे फिर बोलोगे फिर कुछ नहीं, ठीक है। बट जब आप रिकॉर्डेड करते हो ना, कॉन्टिन्यूअस 1 घंटा 1.5 घंटा आपको बोलना पड़ता है, बहुत डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि आपका समय मुझे वेस्ट नहीं करना है। ये चीज समझ में आया। अब देखो ये सब चीज तो आया ही हुआ है। अब एक चीज और समझना है, ठीक है, कि फुल फॉर्म से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें कि ये भी 1-2 फुल फॉर्म था। अब ये ब्रेन से रिलेटेड था तो ब्रेन से और भी क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे कि आपका एक पूछा गया था कि हमारे बॉडी का थर्मोस्टेट क्या होता है। थर्मोस्टेट पता है क्या होता है, जैसे हमारे फ्रिज में थर्मोस्टेट होता है जो टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। तो पूछा गया था हमारा बॉडी का जो है टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मोस्टेट। तो बॉडी का थर्मोस्टेट क्या है, किस चीज को हम लोग थर्मोस्टेट बोलते हैं, तो हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोस्टेट। बॉडी का थर्मोस्टेट कौन है, जो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। हम लोग क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल है, कोल्ड ब्लडेड नहीं है। वार्म ब्लडेड मतलब सीजन के साथ हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता घटता नहीं है, फिक्स है। 37 डिग्री सेल्सियस तो 37 डिग्री सेल्सियस तो वही रहता है, फिक्स रहता है, ठीक है। तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर को फिक्स रखता है, इसलिए इसको हम लोग थर्मोस्टेट बोलते हैं। तो हमारा बॉडी का थर्मोस्टेट हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस को हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। अब देखो एक क्वेश्चन और आपको पूछा गया था, जो हमारा जो बॉडी है, ठीक है, जो ब्रेन है, तो ब्रेन का जो सबसे बड़ा वाला भाग कौन सा है। एक तो सबको पता है बाहरी, मतलब फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिड ब्रेन, मतलब अग्र हो गया, मध्य हो गया, पश्चिम हो गया। तो इसमें सबसे बड़ा भाग तो सबको पता है अग्र होता है, मतलब फोर ब्रेन होता है। बट क्वेश्चन वो था ही नहीं, क्वेश्चन में लिखा हुआ था सेरिब्रम, सेरिबलम, इस तरीके से लिखा हुआ था। तो जब भी उपभाग का हम लोग बात करते हैं, ब्रेन का सब पार्ट का बात करते हैं, तो याद रखिएगा सेरिब्रम लिखा हुआ है, देख लेना यहां सेरिब्रम, सेरिब्रम है ये, ठीक है। एक है आपका सेरिब्लम, 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 ठीक है। और तीसरा जो होता है आपका ये होता है सेरिब्रम, सेरिब्लम, ठीक है। और एक होता है मेड्यूला ओब्लेंगेटा,
ठीक है, इस तरीके से कुछ कुछ ऑप्शन में। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा भाग जो उपभाग होता है वो होता है आपका सेरिब्रम। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था। दूसरा पूछा गया था कि बॉडी मतलब हमारा ब्रेन का ऐसा कौन सा भाग है, ठीक है, जो आपका वॉलेंट्री एक्शन, वॉलेंट्री मतलब ऐच्छिक क्रिया को वो कंट्रोल करता है। तो याद रखिएगा ऐच्छिक क्रिया वॉलेंट्री एक्शन को जो कंट्रोल करता है वो आपको कौन करता है, आपका सेरिब्रम करता है। और एक बार पूछ लिया था कि आपका अनैच्छिक क्रिया है, अनैच्छिक क्रिया मतलब आपका जो कंट्रोल में नहीं है, जैसे हुचकी आना, ठीक है, वोमिटिंग आना, ये सब क्या अनैच्छिक क्रियाएं, इनवॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन मतलब ऐसी क्रिया जैसे मैं चल रहा हूं, दौड़ रहा हूं, नाच रहा हूं, ठीक है, तो वो सब ऐच्छिक क्रियाएं होते हैं वॉलेंट्री एक्शन। तो वॉलेंट्री एक्शन जो है सेरिब्रम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। इनवॉलेंट्री एक्शन जो होता है आपका मेडुला ऑब्लंगेटा के द्वारा किया जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये सब ब्रेन का क्वेश्चन पूछा गया था, बोल रहा हूं ना इस तरीके से पढ़ा दे रहा हूं कि कुछ भी आपको सोचना नहीं पड़ेगा। उसके बाद है एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बॉडी का बैलेंस कौन सा, ब्रेन का कौन सा ऐसा भाग है जो बॉडी का बैलेंस मेंटेन करके रखता है। सेरिब्लम बोलोगे, सेरिब्लम, ठीक है, नॉट सेरिब्रम, ठीक है, सेरिब्लम। ये दूसरा पूछा जाएगा जब हम लोग दारू पीते हैं या वाइन पीते हैं तो हमारा कौन सा भाग है जो क्या होता है, उसका इफेक्ट हो जाता है। तो ये है आपका, ये है सेरिब्लम। क्यों? क्योंकि बॉडी का बैलेंस को मेंटेन करके रखता है, किस भाग को कितना कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है, ये सब कौन करता है, तो सेरिब्लम करता है। ये भी चीज याद रखिएगा। और एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग सब पार्ट, इसमें से कौन सा उपभाग है जिसको छोटा दिमाग स्मॉल ब्रेन भी बोलते हैं, तो ये है आपका सेरिब्लम, ठीक है। तो ये सब चीज ब्रेन से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। आज इतना ही रखते हैं, 6 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया है। कोशिश करेंगे कि थोड़ा कम डिस्कशन किया जाए और ताकि आपको भी एंटरटेनमेंट फील हो और पढ़ते हुए एंटरटेनिंग फील हो, ठीक है। बाकी कैसा लगा क्लास जरूर बताइएगा। कोशिश था कि 10 क्वेश्चंस करें, बट समय का थोड़ा अभाव है, इतना हमने कर दिया है। फिर से मैं आपको रिमाइंड करता हूं, साइंस का जब बात आएगा, अगर आपने ड्रीम डोज से पढ़ा हुआ है, इतने फैक्ट्स और इतने कंसेप्ट को साथ में लेके हम आपको करवा देंगे कि कुछ भी आपको फिर से किसी बुक को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा, जो हम करवा रहे हैं उसको लिख लिख के याद करना है, क्योंकि चीजें आप भूलोगे। सो थैंक यू सो मच। कैसा लगा क्लास जरूर बताइएगा। जय हिंद।